सो हे हेलो एवरीवन। और काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं यूट्यूब पे। यूपीएससी का जीएस के जो पेपर्स थे, चारों जीएस के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं और आपको यूट्यूब पे इस टाइम अलग बवाल, अलग बवंडर चला हुआ है कि भाई टफेस्ट प्रीलिम्स, टफेस्ट मेंस एवर। जैसे इस साल इन्होंने प्रीलिम्स के लिए बोल दिया कि टफेस्ट प्रीलिम्स एवर, 2023 से भी टफ था, वैसे ही अब मेंस का ये उतना ही फियर मॉन्गरिंग वगैरह सब चल रहा है उधर, है ना। बेसिकली यहाँ पे हम ये देखेंगे मेरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू क्या चीज़ों का रहा। कोई यहाँ ऐसे, है ना, पेपर की ऐसी कोई आजकल, हाँ, अब क्या हो जाता है कि जैसे ही पेपर बाहर आता है तो लोग इसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं ये बताने के लिए कि इसके आइडियल आंसर्स क्या होने चाहिए थे। आइडियल आंसर कुछ नहीं होते हैं, हम ना यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बस, है ना, अपना एक एक रिव्यू एक तरीके से कि मेरे पिछले, देखो मैं 3 मेंस ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मेरे लिए ये नई बात नहीं है। मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने अगर इस साल मेंस दिया होगा, तो जिन जिन से मेरी बात हुई, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आए, मेरे बगल में बैठे थे इधर उधर, भाई कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही भयंकर अनकन्वेंशनल कुछ पूछ लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो स्टार्टर है, बिगिनर है, जिन्होंने अभी मेंस नहीं दिया हुआ है, ट्रस्ट मी गाइस, वो आपको हर साल ऐसे ही पेपर देता है। हर साल आपको ये अनकन्वेंशनल लगता है और हर साल आपको ये बताया जाता है कि यूपीएससी इज चेंजिंग इट्स वे, है ना। आर यू चेंजिंग योर प्रिपरेशन, ऐसे करके आपको बस वो सब चीज़ें, हाँ, बस एक तरीके से आपको आपको एक तरीके से आप में फियर क्रिएट करने के लिए, वो एक फियर साइकोसिस। अब देखो सिंपल बात यह है कि जो मार्केट चलती है डर से। वो आपको, अगर कोई फेशियल क्रीम बेच रहे हैं तो आप में एक डर भी पैदा कर रहे हैं कि ओहो आपकी स्किन जो है बुढ़ापे के साथ साथ ख़राब हो जा रही है, तो ये हमारी क्रीम ले लो। तो सेम भाई यहाँ पे भी मार्केटिंग चल रही है। आपके जितने भी वो, है ना, फेवरेट टीचर टूचर होंगे, उनका बस इस टाइम एक ही पर्पज़ है कि भाई अगले 3 महीने कोई भी प्रीलिम्स तो उनसे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो मेंस का चलाओ, ठीक है। तो उन्हें अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ बेचनी है मेंटरशिप के नाम पे, उस चीज़ के नाम पे, है ना। तो ये मेन वो चला हुआ है। इन चीज़ों से बचें, अपनी तैयारी पे, हाँ, ठीक है, जोर रखें। यहाँ मैं बताऊँगा कि, है ना भाई, मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आया हूँ। आपके मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो यूट्यूब में हैं, है ना, वो, मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ, ये बस एक ऐसे रैंडम सा एक चैनल है ना। कुछ चीज़ें मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ कुछ, है ना, वो, हाँ, उस तरीके से ये चलता है। तो लेकिन जितने भी आपके यूट्यूब के टीचर हैं, मोस्टली उन्होंने ये मेंस अंदर नहीं दिया होगा, है ना। और इनके, हो सकता है अपना जो मेंस का एक्सपीरियंस है, देर इज़ अ गैप, 2-3 साल का हो सकता है इनका गैप रहा हो। तो इसलिए भी हो जाता है कि एकदम से पेपर देखें तो आपको लगे कि नहीं नहीं यार ये अनकन्वेंशनल था, है ना। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सारे क्वेश्चन सेम ही लगते हैं। अब देखो ये जैसे GS 1 का है, देखो ये पेपर मेरा नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है मुझे, ये टेलीग्राम पे कहीं मिल गया, मैंने ये डाउनलोड कर लिया। क्योंकि मेरे तो देखो क्वेश्चन पेपर इतने भरे हुए नहीं होते हैं। क्वेश्चन पेपर तो मैं फाड़ के साइड कर देता हूँ। जो भी ऐसी ऐसी जो मार्किंग करनी होती है, हालांकि ये सब तो मैं कहीं लिखता ही नहीं हूँ, ऐसे कोई नोट वोट अपने उधर नहीं बनते हैं। आपको नहीं मिलता है टाइम, नहीं मिलता है टाइम ये सब करने का, है ना। मेंस का पेपर ऐसा होता है कि लास्ट 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है 3-4 मिनट में करने पड़े, है ना। मैंने 3-3 मिनट में लास्ट वाले 10-10 मार्क करके एक एक क्वेश्चन 3-3 मिनट में भी किया हुआ है इस बार, है ना, तभी जा कर के ये कंप्लीट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें करने की उतनी वहाँ पे वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ये जो मार्क करना है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कईयों का अभी ऑप्शनल भी है ना। एक ने मुझे एक दिन मैसेज किया था कि ये मार्क कर सकते हैं क्या हम क्वेश्चन पेपर पे ही। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने केस स्टडीज़ मार्क की हुई है, ये किया हुआ है। बहुत ज़्यादा भाग भसड़ मत कर देना उधर। देखो ये GS 1 का पेपर है, लोगों ने इसको, हाँ, अलग हवा इसका बना रखा है कि भाई इस बार ज्योग्राफी इतनी टफ थी, वो टफ थी। अब देखो क्वेश्चन देखो, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, क्या टफ है भाई इसमें। और वही वही प्रीलिम्स के लिए हमने प्रीलिम्स के लिए जो अपना ये जो PYQ वाला ये जो कोर्स था, हमने हड़प्पा पे इसमें दो दो वो किए थे, ठीक है। कहाँ गया ये, दो पूरे पूरे सेक्शन इसमें हड़प्पन, हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे ही थे। वो उसमें आर्किटेक्चर को इतना डीपली हमने पढ़ा हुआ है कि ये ग्रिड स्ट्रक्चर थे, ऐसे ऐसे इनके ब्लॉक थे, है ना।
जो बर्न्ट ब्रिक्स थी, पकी हुई ब्रिक्स, उसका ये यूज़ करते थे। और ऐसे ऐसे डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स थे, है ना। पानी पुनी का मैनेजमेंट सिस्टम फलाना ढिमकाना, और उनके सीवेज सिस्टम, सारे घर उसमें कनेक्टेड थे, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन सिंपल था, अच्छी बात ये है। नहीं तो ये ना भाई पहले क्वेश्चन में ही मार देते हैं। जीएस की प्रॉब्लम ये थी, मेरे हमेशा जीएस वन का पहला क्वेश्चन हमेशा बुरा ही हुआ है, क्योंकि वो पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे पल्लवों का टेम्पल। अब 3 टेम्पल आते हैं भाई हमें, जो हमें याद थोड़ा बहुत रहते हैं। अब पल्लवों के टाइम पिछले साल उन्होंने पूछ लिया था कि पल्लवों के टाइम पे लिटरेचर, भाई एक एक याद था, मत विलास प्रहसन। अब उसका पूरा आंसर कैसे कैसे बनाए। लेकिन इस बार अच्छा है कि पहले दूसरे क्वेश्चन एटलीस्ट उन्होंने टिक दिया। अब देखो, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, इन्होंने यहाँ दीन इलाही लिख दिया, है ना। आप इसमें खानका भी लिख सकते थे कि उसने खानका बनाई, ये किया वो किया, है ना। हाँ, उसने उसने जो पोर्चुगीज़ थे वहाँ, है ना, उनके जो मिशनरीज थे उनको भी बुलाया वहाँ पे खानका में, डिबेट वगैरह डिस्कशन वगैरह। इसने वो महाभारत को उसमें रज़्मनामा में कन्वर्ट करवाया, फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो। तो ये पूरा सिंक्रेटिज्म का। और फिर, है ना, अच्छी चीज़ ये है, मैंने ये अपने एक स्टूडेंट को सजेस्ट भी किया था। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन से कोशिश करो कि इस तरीके के क्वेश्चन से लर्निंग्स फॉर टुडे, है ना। जैसे इससे आप लिख सकते थे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर लर्निंग्स फॉर टुडे। जैसे आपका चंडीगढ़ का जो सेक्टर वाइज, है ना, सेक्टर वाइज चंडीगढ़ में भाई वैसे ही ग्रिड पैटर्न में सेक्टर बने हुए हैं, तो वो प्लानिंग यहाँ से मोटिवेटेड लगती है। अब अकबर के सिंक्रेटिज्म से लर्निंग्स फॉर टुडे, इस टाइप से कुछ एक एक्सेप्शनल चीज़ आप कर सकते थे। ऐसे ही देखो यहाँ चंदेला आर्ट फॉर्म में खजुराहो टेम्पल, भाई किसी को भी यही, है ना, यही याद आ सकता है। लेकिन पूछा यहाँ पे मेन चीज़ था कि स्कल्प्टर, तो आपको इसके अंदर कि भैया खजुराहो के जो स्कल्प्टर थे, इनको भी हमने बहुत ब्रॉडली वहाँ आई थिंक पीवाईक्यू कोर्स में पढ़ा हुआ है ना। हमने ये बात देखी हुई है कि ये इतने ब्रॉड थे कि आपके खजुराहो के टेम्पल में जो स्कल्प्टर्स मिलते हैं, है ना, वो इवन उसमें काफ़ी ज़्यादा इरोटिसिज्म भी मिलता है, इरोटिक थे वो। तो इसमें विगर जो लाइफ का है, ब्रेथ जो लाइफ की है, वो मिलती है। इसमें आपको वाइल्ड लाइफ के जैसे इवन जैसे वो हाथी वगैरह है ना, और जो नंदी है, इन सबको द्वारपाल के तौर पे वहाँ खड़ा, है ना, बनाया गया है। मिथुन की फिगर है, ये फलाना ढिमकाना इस तरीके के, है ना। कुछ जैन डीटीज़ के भी उसमें फिगर आपको मिलते हैं चंदेला आर्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से इसका जुगाड़ किया जा सकता था, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे। प्रॉब्लम किस चीज़ में आती थी, जो जैसे ये क्या, मतलब इसमें क्या उतना डिफिकल्ट है जितना ये बना रहे हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड नेशन। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आई थिंक सिमिलर नेचर का पूछा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब वो इंडोनेशिया ने नुसांत्रा से के लिए अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी, है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में आपसे वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिस्टेंस को ये थ्रेटन कर रहे हैं। तो सिंकिंग सुंकिंग वगैरह इस तरीके से हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन फलाना ढिमकाना, वो जो भी आप प्रीलिम्स के लिए चीज़ों से पढ़ रहे हैं, उसके यहाँ पे 8-10 पॉइंट आप बना सकते थे। एक छोटा वे फॉर्वर्ड भी दे देते भले ही, है ना। व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी, ये देखिए, ये था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। क्योंकि भाई एक तो मैं ऑनेस्टली अपना वो बताऊं कि इस नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी वाले में मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई 2-3 प्राइमरी एक्टिविटी, देखो ये फार्म एक्टिविटी नहीं पूछा है, ये नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी। भाई माइनिंग का पता है, माइनिंग क्वेरिंग वगैरह, और ये मिनरल एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी में क्या लिखा जाए, मैं सच में बताऊं, मैंने हालांकि 3 एक्टिविटियां लिखी है, एक मैं भूल गया क्या लिखा, लेकिन लिखा उस टाइम याद आया तो लिखा, कुछ मैंने लिखा हुआ है उसमें, मुझे इतना याद है ना। उसके बाद बाहर भाई एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद नहीं आता है कि आदमी ने क्या लिख रखा है उधर, समझ रहे हो। तो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, हाँ, ये पूछ लिया कि भाई व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी, खैर इसे डिफाइन किया जा सकता था, व्हाट हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। तो सिंपली वो आपसे यही पूछ रहा है कि माइनिंग मोइनिंग जो इंडिया में चल रही है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये फिजियोग्राफिक फीचर से किस तरीके से लिंक्ड है। तो वही जो एक पीवाईक्यू पूछा हुआ, सारे पीवाईक्यू की थीम पे थे कि भाई इंडिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके की है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, वहीं से सब चीज़ें आ रही है ऊट पटांग ऊपर नीचे, है ना, लैंग्वेज चेंज करके, लेकिन माल, है ना, बेसिकली वही है, जो जो काम का माल है वो वही है।
फिजियोग्राफिक फीचर्स से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं कि गोंडवाना लैंड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ बढ़िया मिनरल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो उधर उधर आपके माइनिंग हो रही है ना। मिनरल एक्सप्लोरेशन, आपके जो कुरनूल का डप्पा टाइप की रॉक है उसमें आपके जो नॉन मेटलिक मिनरल है वो ज़्यादा मिलते हैं। धारवाड़ टाइप की रॉक है, एक आप इसमें कुछ एक मैप मूव वगैरह बना सकते थे, क्योंकि आपको इसमें एग्जाम्पल देने हैं, तो साथ में आप कुछ एक माइंस वगैरह का इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे, है ना। हालांकि मैंने इसमें बहुत बजट की हुई है इस वाले क्वेश्चन में। बजट तो क्या मतलब, कुछ एक लिमिट तक लिखने के बाद कि भैया हमारे यहाँ थोरियम थोरियम की ये डिस्कवरी एटसेट्रा वो सब चीज़ें इसमें फिर डालनी पड़ी, है ना। वो एक तरीके से ऊपर से ठेल देनी पड़ी, ताकि एटलीस्ट 8-10 पॉइंट इसमें बन सके। फिर वे फॉरवर्ड के 3 पॉइंट वो तो वो किया भी जा सकता था, लेकिन कुछ एक ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, क्योंकि देखो बाहर आकर के कोई भी इसे डिस्कस कर सकता है। वहाँ आपके पास लिमिट है भाई, 7-8 मिनट के अंदर ही आपको ये करना है, तो उसमें आपको सोचना भी इतना ही है, जितना आपको याद आ रहा है उतना ही नीचे लिखना भी है, समझ रहे हो। फिर अगली बात, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो आपको बताना है, दो हिस्से में बताना था। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, सारे बताएंगे सोलर एनर्जी के। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, बस, है ना, सिंपल सी बात है। हमारा एनर्जी इंपोर्ट वगैरह वगैरह उस डायमेंशन को आप इसमें लिख सकते थे, है ना। सोलर एनर्जी जो है काफ़ी सस्ती हो गई है, अपने ही अंदाजे से लिख देते हैं, जैसे मैंने अपने, देखो मेंस में अच्छी बात यह है आप अपना अंदाज़ा भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जाकर के सर्च नहीं करने वाला है कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस कितने हैं। हमें ये पता है कि नॉर्मल एनर्जी से कम आ गए हैं, तो मैंने जैसे बना दिया वहाँ कि 2.85 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस इतना नीचे आ गया है। मुझे अभी भी नहीं पता सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में कितनी है, बट लगभग इसके ही आसपास होगी। मान लो 3.10 है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जामिनर इसे रिजेक्ट ही कर देगा। हो सकता है भाई मेरे स्टेट में इतनी करो, है ना, या फिर इसी की रेंज रेंज में आती है। अब आपने ऐसा लिख दिया कि भाई 1 रुपीज़ पर यूनिट के आसपास कॉस्ट है, वो गड़बड़ हो जाएगा उसमें, वो फिर आपको थोड़ा कर सकता है। जी फिर देखो सिंपल आ गया, तो सुनामी कैसे आती है, क्या है इसमें, है ना। व्हाट डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो दो हिस्सों में ये बताना था। स्मार्ट सिटी है, इससे अर्बन पॉवर्टी कैसे हम कम होगी, ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल कॉस्ट जब कम होगी, है ना, हाँ, जब आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह बढ़ेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सिटी में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, फलाना ढिमकाना भी होगा। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनाए जा सकते थे, है ना, जो कि किसी ने भी बनाए होंगे, जिस भी आदमी ने मेंस दिया है ना। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि, वो कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि ये बहुत एक्सेप्शनल पेपर था। हाँ, मैंने जिससे भी पूछा, GS1 लेंथी बहुत था, GS1 लेंथी बहुत था, हाथ टूट गए लिखते लिखते, है ना। क्यों, क्योंकि भाई इसमें डायमेंशन इतनी ज़्यादा कवर करने की वो जो है स्कोप इतना था। फिर देखिए इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज, ये देखिए, ये GS2 का मिक्स करके GS1 में पूछ लिया। इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो बताना है प्रोफेशनलिज्म क्यों क्यों जरूरी है ना, मतलब कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, इसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते थे, एथिक्स नेचर का है ये। और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, ये था सोसाइटी वाला हिस्सा, है ना, कि भाई आपको नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस की भी ज़रूरत है। जो IAS का सिस्टम है वो नेशनल यूनिटी के लिए ही बनाया गया है, फलाना ढिमकाना, है ना। फिर आप इसमें कुछ एग्जांपल भी दे सकते थे, फॉर एग्जांपल वो मैंने वो उनका भी कुछ का एग्जांपल दिया, जैसे वो, हाँ, पटेल जी के सेक्रेटरी थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, VP मेनन, है ना। तो इस तरीके के इनके नाम वगैरह इसमें डाले जा सकते थे कि भाई नहीं, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस से वो जो है ओतप्रोत थे, है ना। तो इस तरीके से मैंने तो उसमें वो PN अक्सर वगैरह के भी नाम लिख रखे हुए हैं, है ना, कि इनका भी बड़ा रोल था, हालांकि नेगेटिव ही रोल था, मुझे पता है नेगेटिव रोल है PN अक्सर, पर एग्जाम्पल लिख दो PN अक्सर। अब उसने क्या किया क्यों किया, एग्जामिनर खुद वहाँ पे देखे कि PN अक्सर ने क्या किया, लिख दो। अब किसी को पता नहीं है PN अक्सर, तो सर्च करके अब बैठने मत जाना। देखो, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। हाँ होता है, बट क्या सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर होता है, नहीं, कुछ एक पॉजिटिव भी होंगे। तो वहाँ बताओ कल्चर कुल्चर, अब खास तौर पे क्योंकि ये GS1 का है, तो ज़्यादा सोसाइटी सोशल एस्पेक्ट में ये चीज़ें बतानी थी क्या इसमें। ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ चीज़ें होती है ऐसी भी, कि उन्होंने पूछ लिया कि सारे सबअल्टर्न क्लासेस का ये एड्रेस करते हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने हाँ, इस वाले क्वेश्चन में मैंने, ये 15 मार्कर है, हालांकि जुगाड़ करके वो उसमें कर दिया। मैं आपको सच में बताऊं, अंदर ऐसा हो जाता है कि अभी मैं आपको महात्मा ज्योतिराव फुले का ऐसे, है ना, जितने जितने उनके काम थे, वो जो ब्राह्मणाचा वगैरह वगैरह, है ना, कुछ इस तरीके के उनके जो वर्क थे, और गुलामगिरी, मुझे उसमें बस गुलामगिरी याद आया। मुझे ये भी याद नहीं आया कि इन्होंने सत्यशोधक समाज वो किया था, है ना।
बस गुलामगिरी याद आया। तो काम की चीज़ मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे जीएस में जो मैंने एकदम वो ऐसे करवा दी, क्योंकि देखो ये एकदम से हाँ, कई चीज़ें ना आपको शॉक जैसी लगती है एकदम से। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे इन चीज़ों को उतना वो पढ़ते नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को उतना पढ़ते नहीं है। चलो आ गया, नहीं आया तो है ना, क्योंकि नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े एनालिटिकल टाइप की चीज़ें पूछते थे। इन्होंने यहाँ थोड़ा ऐसा पूछ लिया कि महात्मा ज्योतिराव फुले के राइटिंग वगैरह क्या सारे सबाल्टर्न क्लासेस से, तो है ना, आई थिंक इन्होंने भी इसी डायमेंशन में लिखा है। मैंने भी वही कि भाई वुमेन और दलित पे मेन इनका फोकस था। कुछ एक सबाल्टर्न क्लासेस ऐसी थी कि फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइबल था, इनके इश्यूज कुछ और थे, तो इनको वो उतना एड्रेस नहीं कर पाए होंगे। फार्मर्स को उतना एड्रेस ये नहीं, उनका इशू नहीं कर पाए होंगे, या फिर वर्कर्स क्लास जो है वो उस टाइम एमर्जिंग क्लास थी, तो इनके इश्यूज़ को भी इन्होंने उतना एड्रेस नहीं किया। तो कुछ एक इसका नेगेटिव पॉइंट उसमें हो सकता था कि डाले जा सकते थे, क्योंकि इस पर इनकी राइटिंग्स उतनी दिखती नहीं है, राइट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने भी खुद ऑनेस्टली मैं बताऊँ मरवा दिया, है ना। बाकी तो देखो, फिर देखो, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस, अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ, ये एक बहुत लंबा इनका एक ऐसा है ना। मेरे दोस्त ने एक अच्छी बात ये कही आज ही, कि भाई इनका कुछ ऐसा बन गया है, एक क्वेश्चन वो आपको ऐसे देंगे कि ले बेटा लिख, जितना तुझे आता है उतना लिख, है ना, इसमें अपना टाइम मरवा। अगले दो क्वेश्चन वो ऐसे देगा कि ले, और इसमें अब फंस जा, क्योंकि आपने पूरे पूरे ऊपर टाइम तो इसमें इसमें आदमी 13 मिनट भी लगा दे कि भाई पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें सब भाई नाम नूम फलाना ढिमकाना, एजुकेशनली इतनी इतनी एजुकेशन रिपोर्ट फलाना ढिमकाना, कस्तूरी रंगन, इकोनॉमी के सारे रिफॉर्म रिफॉर्म सब इसमें डाले जा सकते थे, क्योंकि पूरा प्रोसेस बताना है। तो आदमी जितना लिख दे उतना वो कम है। फिर देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, लकी बात यह है कि मैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन सुबह ही पढ़ के गया था, है ना, उसी उसी टाइम, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मली मैं, है ना, नहीं पढ़ता हूँ, कोई भी नॉर्मली नहीं पढ़ता होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक हूँ। हाँ, मुझे बाकी मैं नशे नहीं करता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ के नशे से, तो ये सब चीज़ें उतने में वैसे यूजुअली मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसे रिवीजन करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया। तो ये अब देखो, एक एक बुरी बात इस पेपर की ये थी कि सीधा यहाँ पूछा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड्यूरिंग रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या है। अब आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाए कि 3 पेज दिए हुए हैं, रेलेवेंस ही रेलेवेंस लिखना है क्या, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये चीज़ें हुई, या कॉज वाइज या फिर किसी और वाइज, आप जो है थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे, कुछ इस तरीके का। मतलब ट्रिकी अगर ये था तो इन चीज़ों में था, इस चीज़ में नहीं था कि क्या लिखा जाए, इस चीज़ में ज़रूर था कि इसे कैसे लिखा जाए, उसमें थोड़ा ये ट्रिकी ज़रूर था। जैसे गिव अ जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ शोर रिजर्व्स, सीधा ऑयल रिजर्व नहीं पूछा है, ऑफ शोर रिजर्व मतलब समंदर के अंदर। तो भाई ये कुछ चीज़ें ना आप इमेजिन भी कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के वेस्ट वाले कोस्ट में वहाँ होंगे ही होंगे, है ना, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में वहाँ होंगे ही होंगे। अगर हम एक्सप्लोरेशन फिलीपींस में कर रहे हैं, दैट मीन्स साउथ चाइना सी में वहाँ होंगे ही होंगे, समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ें आप जो है इस तरीके से, है ना, आर्कटिक में होंगे ही होंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चीज़ें बनाई जा सकती है। मैं अभी यहाँ पे पेन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट इट। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत, है ना, हाथ में अभी बहुत पेन हो रही है, अंगूठे में, है ना, उतना पेन पकड़े भी नहीं जा रहा है। बट चीज़ें बहुत वो हेक्टिक हो जाती है ना, तो पेन वगैरह देखो। फिर ये अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आर एस मैंने जो लिखा रेडियो सेंसिंग ही है क्या, है ना, वो कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये रेडियो सेंसिंग ही है। फिर पूछा कि एआई जो है ड्रोन के साथ और जीआईएस के साथ और आरएस के साथ बताओ किस तरीके से लोकेशनल और एरियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। तो भाई इसमें ये एक काफ़ी ज़्यादा वो था, है ना। आप इसमें कई चीज़ें लिख सकते थे कि ड्रोन का यूज़, लिडार लुडूर वगैरह टेक्नोलॉजी। भाई ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ये सारी टेक्नोलॉजियाँ इकट्ठे पढ़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत फ्रेगमेंटेड नेचर का था, बहुत फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजी इसमें डाली जा सकती थी, है ना। पीएम स्वामित्व स्कीम वगैरह इसमें डाली जा सकती थी, क्योंकि वो भी ड्रोन के थ्रू सर्वे वगैरह, मैपिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा डाटा एनालिसिस एटसेट्रा, वो सब चीज़ें इसमें डाली जा सकती थी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिमुलेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप सिमुलेशन कर सकते हैं कि भाई ये जो हम प्लान तैयार कर रहे हैं इसका क्या वो होगा, इफेक्ट होगा, है ना, लाइक दिस लिस्ट। तो इसमें कोई वो उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, लेकिन इसे एड्रेस कैसे किया जाए कि एआई और ड्रोन, जीआईएस और आरएस, है ना, ये सब जीआईएस जैसे मान लो जियो टैगिंग वगैरह हो गया आपके, एमजी नरेगा के एसेट ये जियो टैग होते हैं।
तो इसने इतनी सारी चीज़ें। डिस्कस हाउ चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट, भाई सिंपल बात है, ये तो आपके जियोमॉर्फोलॉजी से सीधा मतलब वहाँ से आया हुआ था कि जियोग्राफिकल फीचर कैसे कैसे आपके बनते हैं, बस है ना। वही चीज़ें हैं इसमें, वोल्केनो वोल्कनो वगैरह वो सब चीज़ें बन जाते हैं, आपके फोल्ड माउंटेन बनेंगे, है ना, रिफ्ट वैली बनेगी, इसमें एग्जाम्पल वगैरह आप भर भर के दे सकते थे। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे भर भर के आप लिख सकते हैं। फिर देखो ये पूछ लिया गंगा रिवर बेसिन, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। सीधी बात ये है कि गंगा रिवर बेसिन, खैर आप इसमें थोड़ा एस्टिमेट लगा के लिख दो भले ही कि भाई लगभग लगभग 60-70 करोड़ की पॉपुलेशन तो इधर होगी ही होगी गंगा रिवर बेसिन में, है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है विद रेफरेंस टू इसका लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज। अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूशन को। दैट मीन्स क्या इसमें, है ना, इसमें कॉजेज विद रिस्पेक्ट टू कि भाई लैंड, यहाँ की लैंड किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी को फॉस्टर कर रही है, इसकी सॉइल का क्या रोल है, वाटर रिसोर्सेज का क्या रोल है, इस तरीके से इसे लिखा जाना चाहिए, या फिर है ना किसी दूसरे तरीके से। तो ये इंटरप्रिटेशन में इसमें गड़बड़ हो सकता है ना, भाई आदमी इसे क्या इंटरप्रेट करेगा। लेकिन फिर अगेन ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सेप्शनल कुछ था। आगे देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फूड फास्ट फूड इंडस्ट्री। फास्ट फूड इंडस्ट्री, भाई फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ ही रही है बावजूद इसके कि भैया हेल्थ के कंसर्न्स हैं, बताओ ये क्यों बढ़ रही है ना। तो वो कॉजेज पहले तो बताना ही है कि हेल्थ कंसर्न क्या क्या हो रहे हैं, है ना। या फिर आप ये बता दो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है ग्रो कैसे कर रही है। तो आप इसमें खुद भी भाई लगभग 8-9% CAGR जो है लगभग इनका रहता है, इस तरीके के जो सनराइज सेक्टर्स होते हैं, है ना। तो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह सब चीज़ें इसमें डाली जा सकती थी, है ना। सिमिलर नेचर का, मतलब ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट इसमें नहीं था। क्या इसमें डिफिकल्ट था, समझ रहे हो, मतलब मैनेज किया जा सकता था वो आपको बिल्कुल। क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें उन्हें ये लगता है कि यार ये हमारे लिए कुछ टफ है, क्यों, क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल अभी नहीं है। लेकिन जब वो तैयार करेंगे वो उसे तैयार करेंगे। उनके पास आर्गूमेंट अभी नहीं है, लेकिन जब वो उसे तैयार करेंगे तो उनके पास वो होंगे। तो बस वो फियर मॉन्गरिंग करने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो हर साल कराई जाती है। फिर अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड। अब देखो ये आई थिंक GS4 में भी इन्होंने डाला हुआ है, GS3 या GS4 सिमिलर नेचर का। डच ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें आप सारे, है ना, जाजा कमेटी फलाना ढिमकाना जो मर्जी हो वो सब चीज़ें इसमें डाल सकते थे। फिर ये भी है कि सिर्फ 2 एक्सेस, क्या डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन सिर्फ ये 2 एक्सेस है, नहीं, इसमें कई और भी एस्पेक्ट आप क्या आ सकते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट अलग अलग दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इसका भी इसमें वो रोल है ना। जो वहाँ के ट्राइबल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डेंसिटी, वहाँ की टोपोग्राफी, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसका, है ना, फैक्टर इसमें रोल है। आप इसमें ट्राइबल पंचशील वगैरह ऐसे फलाने ढिमकाने बहुत माल इसमें लिख सकते थे। तो देखो, ऐसा जो उतना वो बवंडर भवाल बनाया जा रहा है इसमें, इसमें क्या आपको ऐसा लगा। ऐसे ही देखो GS2 का बहुत ज़्यादा और भी बनाया जा रहा है। देखो पूछा कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है RPA एक्ट में। जिन्होंने भी मुझसे क्लासेस ली होगी 2023 में अन अकेडमी में, मुझे याद है तब की, है ना, 2023 में अन अकेडमी में, तब हमने RPA एक्ट को, इवन 2024 में भी, ये प्री वाला ये जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसमें आपको RPA एक्ट पूरा कवर होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें हमने किया है पूरा पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे अलग से एक पूरा चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 123। मैं वहाँ पे देख रहा था, है ना, लोगों के वो रिव्यू देख रहा था, वो सेक्शन 8 सब लिख के आए हैं कि भाई सेक्शन 8 जो है वो डील करता है आपके डिस्क्वालिफिकेशन से। वह कई तो टीचर भी बोले जा रहे हैं कि सेक्शन 8 पे क्वेश्चन आया था, भाई नहीं है सेक्शन 8। करप्ट प्रैक्टिस एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आर्टिकल 123 सेक्शन 123 में डील करता है। सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन है, हालांकि दोनों लगभग सिमिलर हैं, बट डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट मीन करप्ट प्रैक्टिसेस एसेंशियली। करप्ट प्रैक्टिसेस आर डिस्क्वालिफिकेशंस, बट डिस्क्वालिफिकेशंस आर नॉट ओनली करप्ट प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो। तो मेन 123 था, ये एंसिलरी फीचर्स इसमें डाले जा सकते थे। सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 8A हो गया, सेक्शन 9 9A 10 है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन में आती है। फिर इसमें आपको जो है ना, JMM ब्राइबरी केस वगैरह फलाना ढिमकाना, आजकल जो रिसेंटली सीता सोरेन केस वगैरह है उसका रेफरेंस दे करके ये बताया जा सकता था कि हाँ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इसमें क्या मतलब, वो था जिसने नॉर्मल सा तैयारी की होगी वो इसका आंसर अच्छे से लिख सकता था। फिर देखिए ट्राइब्यूनल में वही L चंद्र कुमार केस वगैरह, है ना, राउजर मैथ्यू केस फलाना ढिमकाना,
उस चीज़ का एग्जांपल दे करके, हालांकि ये 2021 का एक्ट था, पुराना एक्ट था, तो इसमें थोड़ा बन सकता था, है ना। कईयों को हो सकता है कि याद ना हो कि रिसेंटली चेंजेस हुए क्या है, कि रैशनलाइजेशन हुआ है, कम थोड़े ट्रिब्यूनल किए गए, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन जो ट्रिब्यूनल है उसे बिल्कुल ही हटा ही दिया गया है ना। तो उसे रैशनल, इवन जो हाई कोर्ट का जो उसमें जुरिस्डिक्शन था, उस जुरिस्डिक्शन को कर्टेल कर दिया गया था शुरुआत में कुछ एक ट्राइब्यूनल्स पे, लेकिन फिर रिस्टोर कर दिया गया, है ना। वो जो मद्रास बार एसोसिएशन केस वगैरह है, उनका रेफरेंस देकर के ये किया जा सकता था। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या इसमें वो है। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट, है ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट की पावर ऑफ पार्डन। भाई ये जो है एक्चुअल में जो मारूराम केस वगैरह है, ये हमने बस 5 मिनट पहले वहाँ पे डिस्कस किया था, मेरे और मेरे फ्रेंड ने, मैंने और, है ना, हमने। तो एक्चुअल में हम 3 लोग बैठे हुए थे, तो बस वो केस, है ना, वो मैं अपनी नोट्स वैसे चेक कर रहा था। मैंने कहा यार मारूराम नाम के केस भी है, और एक आई थिंक और था इसमें कुछ नरेश करके ऐसा कुछ एक केस था, है ना। 2-3 केस इसमें थे जो मुझे कल ही उस टाइम पे याद आए, अब मैं भूल भी गया हूँ। तो है ना, और एकदम से वो देखा, मैंने कहा ओ भाई ये तो आ गया। फिर देखिए, ये जो चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सभी ने क्रिएट ही किया होगा कि भाई यूएसए में कैसे कंपेयर होता है, हाँ, कि यूएसए में जो है किस तरीके से जो पार्टनिंग पावर है वो इंडिया के उससे चेंज होती है। क्योंकि मारूराम केस में ये बताया गया कि प्रेसिडेंट को जो है सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही ये एक्सरसाइज करना है। तो यूएसए में तो नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एडवाइस कहाँ से लेगा वो। फिर कुछ चीज़ें आप क्रिएट कर सकते थे कि भाई प्रेसिडेंट की जो पावर है, इस पे इंडिया में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, तो यूएसए में पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यू एटसेट्रा। इस तरीके से आप कुछ इसमें जुगाड़ बैठा करके 2-3 डिफरेंस इसमें, है ना, क्रिएट कर सकते थे। वो भी कंफर्टेबल, जैसे ऐसा ना हो कि बहुत एक्सट्रीम हो, एग्जामिनर को ऐसे लगे कि हाँ इसके रॉन्ग होने के चांसेस कम है। तो प्री एम्प्टिव पार्डन, ये पहले नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक होती है, वैसे प्री एम्प्टिव ये पहले ही पार्डन दे देना, कि एंटिसिपेशन है, जस्ट लाइक एंटिसिपेशन बेल, जो है पहले ही पार्डन दे दिया जाए वहाँ पे। फिर देखो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाई फीचर क्या है। अब भाई वो फीचर, है ना, जो नेचर है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का, वो डिस्क्राइब करना, ये एक एक डिफ़िकल्ट टास्क है पहले, है ना। कौन और किस तरीके का नेचर ये पूछ रहे हैं, लीगल नेचर है या स्टेटस पूछ रहे हैं। स्टेटस इज सिमिलर टू योर वो, हाँ, नीचे क्या कहते हैं, पौंडीचेरी, है ना। तो इस तरीके से आप जो है उसे लिख सकते हैं, या फिर किस तरीके से। तो ये थोड़ा, है ना, ये वाला पार्ट इसमें ट्रिकी था। अदरवाइज जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, है ना, वो लगभग वैसे ही हैं कि भाई लिमिटेड थोड़ी पावर्स है कुछ एक एरियाज़ में, जैसे आपके लॉ एंड ऑर्डर वगैरह हो गया, लैंड वगैरह का इशू हो गया, उसमें लिमिटेड पावर्स हैं। और होम मिनिस्ट्री के पास थोड़ी ज़्यादा पावर इसमें चली गई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने की, और जो एलजी की पावर है वो थोड़ा एनहांस हो गई है। अदरवाइज बाकी सब स्टेटस लगभग सिमिलर है बाकी यूटीज़ की तरह, समझ रहे हो। फिर देखिए अटॉर्नी जनरल पे सिंपल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अटॉर्नी जनरल जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो कैसे कैसे रोल प्ले कर सकता है, क्या 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 रोल प्ले वो कर सकता है। आर्टिकल 78 का वो पूरा रेफरेंस दे करके जो हमने, है ना, सिंपल सिंपल ये चीज़ थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर ये पावर वगैरह, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और लिमिटेशन बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और लिमिटेशन। राइट कि भाई ये पार्लियामेंट में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। लिमिटेशन ये है कि ये जो है ये एक ऐसा बंदा है, पार्लियामेंट में जा तो सकता है, वोट नहीं दे सकता है, समझ रहे हो, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है, सरकार के खिलाफ ये कोई केस नहीं लड़ सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें। अब देखो, वुमेन्स स्पेशल सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो वही सब चीज़ें सोशल कैपिटल बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई वुमेन को अगर आप थोड़ा एजुकेट करोगे। और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि वुमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। आप इसको इसी भी तरीके से जो है, हाँ, वो कर सकते हैं इंटरप्रेट, जैसे मैंने इसे किया है। मैंने इसका दूसरा पार्ट, एक्चुअली ये 2 पार्ट में मैंने लिखा हुआ है ये। तो सोशल कैपिटल माने कि भाई उनके बीच जो एक कम्युनिटेरियन फीलिंग है वुमेन्स के बीच, है ना, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन की ये जो भावना है, दिस इज़ यूजुअली नोन एज योर सोशल कैपिटल। तो पहले मैंने एक्चुअली इसको सोशल कैपिटल को पहले डिफाइन किया, फिर बताया कि वुमेन में किस तरीके से ये पाई जाती है, सामाजिक सौहार्द होते हैं सोशल कैपिटल। तो ये एकदम जुगाड़ करके लिखने वाला आंसर था। फिर देखो ई गवर्नेंस पे सीधा ये पूछा, भाई टेक्नोलॉजी के बायस है, बैक एंड इंटीग्रेशन पे और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन पे हमारा वो नहीं है मेन फोकस। तो ये एकदम जो है, हाँ, आप जुगाड़ करके इसे भी लिख सकते थे। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल कि भाई एंटी स्टेट एक्टर के तौर पे हम इसे कंसिडर करते हैं, वो कैसे, ये मैंने एक्चुअल में लास्ट में लिखा है।
है ना, क्योंकि 9 और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एक जीएस में जो मैंने पाए, ये बहुत एकदम प्रिडिक्टिव लाइन पे होते हैं। जीएस 1 में सोसाइटी से होंगे, जीएस 2 में आपके आईआर से होंगे, तो बेटर है कि इन्हें पहले एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े भाई अनप्रडिक्टेबल लाइन पे आते ही हैं। तो किस तरीके से एंटी स्टेट एक्टर, जैसे है ना रिसेंट आईबी की रिपोर्ट आई थी कि भाई इतने सारे एनजीओज वगैरह जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, इनके फाइनेंशियल प्रूडेंसी वगैरह के इश्यूज हैं, तो एलिगेशन लग रहे हैं, तो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी। FCRA अमेंडमेंट एटसेट्रा, इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने इसका कैसे आंसर बनाया, क्योंकि ये बहुत हड़बड़ी में 3 मिनट में या 2 मिनट में मैंने लिखा उस टाइम पे। फिर देखो इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, वही पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, है ना, ITEC प्रोग्राम एटसेट्रा, हाँ ये सब चीज़ों के रेफरेंस दे करके। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है रिसेंटली कि जो ई विद्या भारती है ये हमने अफ्रीका में एक्सटेंड किया है, और जो क्या कहते हैं उसे ई संजीवनी है ये भी हमने अफ्रीका में जो है एक्सटेंड किया है। तो बताना है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट और को डेवलपमेंट एटसेट्रा, कि भाई हम ना कुछ वापस में रेसिप्रोकल कुछ हमारी डिमांड्स नहीं होती है, तो दैट मीन्स कि ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, को डेवलपमेंट वगैरह की भावना वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें इसमें लिखे जा सकती थी। जैसे उन्होंने युगांडा के पार्लियामेंट में अपने जो PM मोदी के जो 10 प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनका इसमें एग्जाम्पल डाला जा सकता था, कुछ एक ऊपर नीचे करके, क्योंकि देखो बहुत स्पेसिफिक ये है, बहुत स्पेसिफिक है, इसमें 8-10 पॉइंट अगर आपको बनाने हैं तो कुछ एक कोर पॉइंट, शुरू के कोर पॉइंट लिख के आप इधर उधर के पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, है ना। तो देखो विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा इज बिकमिंग द साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, देखो यही चीज़ आपको GS4 में भी देखने को मिलेगी। GS4 में भी आई थिंक सेम क्वेश्चन GS4 में था क्या वो, है ना, सेमी लाइंस पे वो पूछा हुआ था इसमें, सेमी लाइंस पे। और GS2 में देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, क्वेश्चन नंबर 11 PYQ है ना। ये GS4 में देखो, ये GS4 में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहाँ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सीधा सेम क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें आया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मेहनत कर ही नहीं रहा है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड अमेंडिंग पावर ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना। इन दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस, तो भाई लिमिटेशंस क्या है पार्लियामेंट की पावर्स पे, कुछ प्रोसीजरल लिमिटेशन होगी, है ना, कि भाई स्टेट्स टूट के वो उसकी ज़रूरत है, और स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह की ज़रूरत है ना, और प्रेसिडेंशियल कंसेंट होना ही होना चाहिए। फिर आप इसमें 24th CEA का वो रेफरेंस भी दे सकते थे। फिर देखो सब्सटेंटिव लिमिटेशन, जैसे आपका जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह है, ऐसे ऐसे करके इसमें चीज़ें ऐड करवाई जा सकती थी। क्या इसमें वो था मतलब ऐसा कि इतना बवाल इसमें इसका फाड़ दिया जाए। फिर देखो डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, सिंपल सी बात है, ये चीज़ इसका ट्रिकी था कि क्रिटिकली एग्जामिन द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड USA। अब देखो इसकी अच्छी बात ये होती है कि, है ना, इस साल ये मैंने एक और स्टूडेंट को सजेस्ट भी किया था, ये एक अप्रोच है ना। हाँ, मैंने इस साल एक एक ये चीज़ की थी कि जितने भी इश्यूज़ हैं उसकी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ChatGPT से पूछ लेनी है ना, कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू है तो ग्लोबल कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह आप पूछ लो। फॉर एग्जांपल UK में जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी NJAC की तरह ही वहाँ पे एक कमीशन है, लेकिन उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जजेस नहीं होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी से भी लोग लिए जाते हैं, है ना, अपॉइंटमेंट के लिए जो वहाँ पे कमीशन बनाया गया है। सिमिलरली USA में जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो प्रेसिडेंट करता तो है लेकिन सीनेट उसके लिए एग्री होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो आपसे इन चीज़ों पे पूछ रहा था, अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग होती तो ठीक, नहीं तो नहीं है ना। सिंपल से वो चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी और आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें तैयार अगर आपने करनी है, ChatGPT आपको बहुत हेल्प करेगा। कहीं आपको कोई कोर्स इसके लिए ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई फालतू के ये उधर उधर कुछ करें, क्योंकि भाई देखो एग्जामिनेशन हॉल में आपके नोट्स सच में काम उतने नहीं आते हैं कि भाई आपने जो खरीदे हुए नोट्स हैं ना, आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है वो काम आती है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो अगले साल, इस साल आप इस पे नोट्स बनाएंगे, अगले साल वो कुछ और दे देगा, फिर आप उस पे नोट्स बनाएंगे, है ना। तो वो तो नोट्स की ही सेलिंग बाइंग चल रही है, और ये 4 साल से चल रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न्स ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, वही है ना, सेम सेम चीज़ें कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, वही प्रेशर ग्रुप्स पे पूछा हुआ है कि इनका क्या रोल है। जैसा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पूछ ली, है ना। इनइक्वालिटी इन ओनरशिप
हाँ, है ना, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी वगैरह पे कि भाई जो ओनरशिप पैटर्न्स है इंडिया में। अब देखो कई लोगों ने ना इसके लीनियर आंसर लिख दिए होंगे कि वो सिर्फ इनइक्वालिटी बताएंगे कि भाई ये इतने हैं, 1% लोगों के पास 52% जो है एसेट है, इनकम डिस्टेंस इतना बहुत ज़्यादा है, जो गिनी कोफिशिएंट है ये 0.26% वो है इंडिया का, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें मान लो उसने लिख दी। भाई इसमें इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी भी लिखना ज़रूरी है, अर्बन रूरल इनइक्वालिटी भी लिखना ज़रूरी है, डिजिटल इनइक्वालिटी भी लिखना ज़रूरी है, लर्निंग इनइक्वालिटी भी लिखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिला करके पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी बनाता है ना। तो आई थिंक कि ये चीज़ें अगर आप डाइवर्सिफाई करते तो पॉइंट क्रिएट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये एक आर्ट है जो आपको सीखनी होगी, है ना। बावजूद इसके मेरे अच्छे नंबर नहीं आते हैं मेंस में, मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ, है ना। हाँ, 20-30 मार्क्स के मार्जिन से। अभी इस साल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी पॉइंट जनरेट करने में कभी प्रॉब्लम हुई, मुझे कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है भाई। दूसरा हैंडराइटिंग फिर ऐसी बन जाती है, इस बार भी पता ही नहीं, समझ आ जाए तो ठीक है, उसे भाई समझ आ जाए, एग्जामिनर को भगवान करे। इन कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम, ये एक ट्रिकी चीज़ थी कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर जहाँ पे एग्जीक्यूट होना है डिसीजन वहाँ नहीं लिए जा रहे हैं, सेंटर में लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। फिर बताओ कि कैसे कैसे है कि भाई मेजरली जो है स्टेट यूनिट्स वगैरह उनका इसमें डिपार्टमेंटल कंट्रोल है ना, so बाकी सेंट्रल कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारी ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह हैं ये टाइड ग्रांट्स के साथ आती है, फलाना ढिमकाना, ऊपर नीचे 6-7 पॉइंट इसमें बनाए जा सकते थे। लेकिन इसका उल्टा भी आप, क्योंकि क्रिटिकली इवेल्युएट करना है ना, तो उल्टा भी आपको बताना है कि भाई नहीं नहीं ऐसा ही नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी इंडिया में हो रही है, नीति आयोग वही तो काम कर रहा है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फलाना ढिमकाना, वो सब चीज़ें, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एटसेट्रा, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी कि नहीं नहीं भाई, और सोशल ऑडिट एटसेट्रा, समझ रहे हो मतलब। हाँ, ये इतनी जल्दी जल्दी में 6-7 पॉइंट तो हम इधर क्रिएट करे जा रहे हैं लगभग, है ना। इसी तरीके से आप जो है 14-15, और फिर हाँ, ज़्यादा ही पॉइंट क्रिएट करने हैं तो जब भी आप इसमें कुछ नेगेटिव बताओ तो कुछ कुछ एक वे फॉरवर्ड भी लिखो, है ना, 4-5 पॉइंट। फिर देखिए एनसीपीसीआर पे आना ये एकदम जायज़ काम है। बोला कि डिजिटल, है ना, एरा में जो जो चैलेंजेस है वो इसमें लिखे जा सकते थे। लोगों ने, है ना, मोस्ट ऑफ द लोगों से जिनमें मैंने बात की तो उसमें, हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों ने बस डिजिटल सेक्सुअल हरासमेंट एक्सेट्रा, प्राइवेसी जो मतलब कन्वेंशनल चीज़ें थी ना, सिर्फ इतना नहीं है ना, डीप फेक वगैरह का इशू इसमें जो है एड्रेस करना ज़रूरी था। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल जो वो जो कहते हैं ना अटेंशन डेफिशिएंसी, वो जो है ना, एडीएचडी, जो कि हाँ, खैर छोड़ो, मैं किसी को इसमें ऐड नहीं करना चाहता, है ना। बहुतों को हो रखा होता है एडीएचडी वगैरह हो गया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वगैरह हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल फिर ब्लू व्हेल गेम चैलेंज एक्सेट्रा, ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, टेक्सचुअल हरासमेंट, है ना, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें इसमें एड्रेस की जा सकती थी। फिर पॉलिसी सजेस्ट करनी, वो तो आप कर ही देते हैं, है ना, कमेटी कमेटी का नाम वगैरह। फिर देखो ये वही मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह के लिए जो है हाँ, पूछा हुआ था कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह का लिंक इसमें डाला जा सकता था, वही है ना, यूएस के प्रेशर एक्सेट्रा के एस्पेक्ट इसमें, है ना, कुछ भी करके इसमें लिखा जा सकता था। फिर देखिए ये क्या है, रशियो चाइनीज़ अलायंस, अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो रिफॉर्म के चैलेंजेस एक्चुअल में इसमें पूछे हुए थे। तो इसमें वही जो हमने देखो प्री के लिए चीज़ें उतनी पढ़ी हुई थी, जुगाड़ करके वही लिखनी है। हाँ, आपने जो कॉफ़ी क्लब इसमें पढ़ रखा हुआ है, आपने जो चाइना जो है इंडिया की जो मेंबरशिप है उसे क्लब करती है पाकिस्तान की मेंबरशिप के साथ, फिर पाकिस्तान उल्टा रजिस्ट कर देता है, वो कॉफ़ी क्लब का मेंबर है ना। L69 जो ग्रुपिंग है वो उतनी फंक्शनल नहीं है। ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें हैं, और यूएसए खुद जो है शेयर नहीं करना चाहता है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात हो रही है, यूएनएससी की रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, यूनाइटेड नेशन एज ए होल। तो फॉर एग्जांपल जैसे यूएन की कई बॉडीज़ है, ट्रस्टीशिप काउंसिल वगैरह होगी, वो डिसफंक्शनल हो चुकी है, उनका कुछ रोल ही नहीं है ना। यूएन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बहुत कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना वो उनका मान ही नहीं रही है, डिसीजन ही नहीं मान रहे, वही नहीं मान रहे P5 कंट्री के खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो इन सब चीज़ों को इसमें एड्रेस बहुत मिक्सअप करके किया जा सकता था। तो है ना, जिन लोगों ने इसे कंफ्यूज किया होगा यूएनएससी रिफॉर्म के साथ, फालतू में वही वही लिखा होगा, वही बाग बचर की, तो वो जो है इसमें ज़रूर फंसे होंगे। देखिए देखिए जी एस थ्री का क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिकी ज़रूर था कि एच डी आई और आई एस डी आई, है ना। अब देखो मुझे याद था कि एस डी आई जो है
134 रैंक जो मिला हुआ है, तो शुरुआत मैंने इधर से ही की ताकि उसे लगे कि नीचे जो इसने लिखा हुआ है ऑथेंटिक लिखा हुआ है। नीचे तो फिर भाई आदमी को जो मन में आए वो लिख दे कि HDI जो है मेनली 3 पैरामीटर जो जो वो थे, आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, जो भी इनकम वगैरह और वो एक एजुकेशन, वो है ना, वो 3 पैरामीटर एक तरफ, और ISDI में फिर आगे चल के कि भाई इसमें जो है इनक्वालिटी वगैरह, फिर जितना भी आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट इनक्वालिटी से रिलेटेड आते हैं भाई सब डाल दो। क्यों? क्योंकि लोगों ने, हाँ, बाकियों ने कॉमन सी चीज़ें लिख रखी होंगी ना, गिनी कोएफिशिएंट वगैरह सब उसमें डाल दो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा है ना कि ISDI क्यों ज़रूरी है कंसिडर करना, कि भाई इससे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना कर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना कर है ना। हाँ, ये हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी में वो भी शो करता है कि इनक्वालिटी जितनी कम होगी परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, फलाना ढिमकाना, वो है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये सब चीज़ें मिक्स करके भाई इसका जो है खिचड़ी बनाई जा सकती थी। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, भाई ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत है ना, बहुत ब्रॉड, कि जितने भी आपके चैलेंजेस देख पा रहे थे उतने लिख सकते हो। मैंने बताया ना, वो एक क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है कि भाई लिख जितना लिखना है, अगले में आपके टाइम का क्रंच हो जाए, यहाँ आप 10 मिनट लगा लो, अगले में 6 मिनट है। तो वो एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया, है ना। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे आपके हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गया, भाई इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट वगैरह है ना, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह रहती है। आप इसमें एवोकाडो कल्टीवेशन, ये ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मिलेट कल्टीवेशन, और एक फैक्टर ये भी MSP वगैरह, है ना। MSP नहीं मिलता है भाई मिलेट के लिए, उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन आपको वीट वगैरह के लिए मिल रहा है तो वो वही उगाए जा रहे हैं। तो ऐसे करके फॉर एग्जांपल आगे पूछ रहा है कि इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई स्कोप बताना है कि भाई स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि भाई कितना कर सकते हैं आप, तो क्यों, और है ना, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी भाई साहब वही चीज़ें कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी से आप इसमें कि भाई 40% के आसपास हमारा जो है वैसे भी फूड वेस्ट हो रहा है ना। हमारी जो ओनली 10% के आसपास जो है फूड वो प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एट्सेट्रा। तो इस तरीके से वही वही कॉमन सा आपने जो आपने अपने लिए बना रखी हुई है कमेटियों के रिकमेंडेशन, अशोक दलवाई दुलवाई, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी। फिर देखिए फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम, ये ऐसा नहीं है कि बहुत वो अलग है। देखो ITAR, फ्यूजन एनर्जी इंडिया की कंट्रीब्यूशन टू IETR, ये सब चीज़ें हमने इधर पढ़ी हुई है। ये साइंस एंड टेक का कोर्स है, जाकर के वहाँ देख लेना। न्यूक्लियर एनर्जी पहला ही चैप्टर है जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है ना। हालांकि ये भाई ये फ्री में नहीं है, फ्री में सिर्फ यही एक कोर्स होता है, एंटायर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पता नहीं कब तक फ्री है, वो आप जाकर के वेबसाइट पे देख लेना, हो सकता है ये भी चार्ज है ना पेड हो जाए, क्योंकि LMS भाई LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत महंगे होते हैं, और ये वाला तो और भी महंगा है, समझ रहे हो। तो फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम वगैरह। फिर ITR में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने जो टोकामक रिएक्टर है उसमें जो मैग्नेटिक शील्ड बनाई जाती है ना, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट जो हमने पढ़ रखा हुआ है, वो इफेक्ट वहाँ पे है ना, वो हमारा मेन कंट्रीब्यूशन है। बाकी तो जो आपने भाग वसड़ कर रखी होगी वो तो आप इसमें लिखेंगे, मेन कंट्रीब्यूशन वो है ना, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और वो सब चीज़ें। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ सक्सेस, वो है ना कोई भी लिख देगा इसका। हाइड्रोजन एनर्जी भाई इतना फ्यूल इतना अवेलेबल है हाइड्रोजन, तो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर लो, क्लीन एनर्जी। हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी, वही चीज़ फिर से पूछ ले। अब ये चीज़ है कि बायोटेक्नोलॉजी का, ये तो कोई भी लिख दे, है ना। सोलर विंड एनर्जी, इसकी कैपेसिटी पुष्टि कितनी है, जैसे सोलर की इंडिया में 750 गीगावाट के आसपास है, विंड की 628 गीगावाट के आसपास है ना। स्मॉल हाइड्रो एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें आप बना सकते थे, मैप वगैरह इसमें जड़ सकते थे। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है ये PYQ का है, अब ये भी हमने इसमें किया हुआ है, ये भी इसमें इसी में हमने प्री के लिए किया हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है, अब देखो ये मत बोलना कि आपने इसमें हमने सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जैसे अल्गिल फ्यूल वगैरह हो गए वो नहीं पढ़े हैं, GM फ्यूल फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है ना वो नहीं पढ़े हैं, ऐसा मत बोलना, समझ लो। अगली बात क्या है कि GM फ्यूल वगैरह मान लो ये आपने लिख दिए। हाँ, मैंने आपको टेलीग्राम पे रिसेंटली शेयर किया हुआ था कि एक आई थिंक चाइना की एक कोई यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, उनका यूज़ किया स्ट्रीट लाइट्स को बनाने में,
समझ लो, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल है कि भाई हाँ, सी स्नॉट का यूज़ आप प्रोडक्टिवली इस चीज़ में भी कर सकते हैं ना, पूसा डिकम्पोजर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें वो है ना, प्रधानमंत्री कृषि वो नहीं, संपदा नहीं, क्या कहते हैं यार उसे, अरे मैं अभी नाम ही भूल गया उसका, हाँ वही जो कृषि के वेस्ट को उसमें कन्वर्ट करते हैं, अ, हाँ संपदा है ना, तो वो सब चीज़ें जो है आप इसमें ऐड कर सकते थे। फिर देखिए व्हाट इज़ ये सी सी यू एस टेक्नोलॉजी, अब देखो अगेन 7 और 8 क्वेश्चन मैं लास्ट में करता हूँ, तो ये सी सी यू एस टेक्नोलॉजी में बस इतना ही एक्सप्लेन कर पाया कि कार्बन कैप्चर करता है, स्टोर करता है और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन इसका करता है ना। फिर पोटेंशियल रोल तो आप इसमें वही कि भाई जो आपने एनवायरनमेंट में बाहर छोड़ा हुआ उसका इकोनॉमिक यूज़ ये भाई कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है ना, ड्राई कार्बन एटसेट्रा, वो सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते थे है ना। हाँ, पंचामृत टारगेट को फुलफिल करना, फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो, वही सब चीज़ें, कार्बन सिंक तैयार करना, ये सब चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप वो कंक्लूजन एंड टू एंड लिखते चलो, नहीं, टाइम बचा बचा नहीं है तो है ना, आप कंक्लूजन स्किप कर सकते हो, मैंने भी इसमें कंक्लूजन स्किप किया भाई, पॉइंट लिख दो, 10-11 पॉइंट लिख दो, स्किप कर दो। फिर सी वाटर इंट्रूजन वगैरह कि भाई कोस्टल एक्वीफर मेजर कंसर्न क्यों है, हर कोई आदमी लिख देगा भाई इसे, है ना। लैंड डिग्रेडेशन होगा, इवन कोस्टल जो एक्वीफर है उसका भी इसे है ना, वो भी सॉल्टी हो जाएगा, फिर आदमी पी नहीं पाएगा, तो इससे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो जाएगा। घोस्ट फॉरेस्ट इससे क्रिएट हो जाते हैं, घोस्ट फॉरेस्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये घोस्ट फॉरेस्ट का आइडिया है ना, कहीं तो हमने ये स्टडी किया हुआ है, वो इससे क्रिएट हो जाते हैं। एग्रीकल्चर का क्राइसिस एट्सेट्रा हो जाएगा वहाँ पे, वही सब चीज़ें। व्हाट आर कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन, वही है ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया, सी लेवल राइज हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, वही है ना, वो आर्कटिक और अंटार्कटिक का मेल्टिंग एटसेट्रा हो गया, वही, और क्या होगा, है ना। रेमेडियल मेजर्स वही, जियोस टेक्सटाइल का आप इसमें यूज़ करो, वो क्या कहते हैं एस्चुरी प्रोटेक्ट करो, वो उधर मैंग्रोव का कल्टिवेशन एटसेट्रा कर दो। बाकी क्या है इसमें वो था, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पहले बताना है कि कहाँ कहाँ ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, कोई भी आदमी बता देगा। हाउ इज़ इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, बताओ कि भाई नॉर्मल टेररिज्म है ना, जो जे एंड के आदमी ना जे एंड के का लिख के आएगा, पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म लिख के आएगा ना, इसमें नार्को टेररिज्म भी आप लिख सकते थे, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म जो नक्सलिज्म है वो भी आप इसमें लिख सकते थे, साइबर टेररिज्म भी लिख सकते थे, ये भी तो टेररिज्म की मैनिफेस्टेशन है ना। बाकी चीज़ें भी आप इसमें है ना इधर उधर जुगाड़ करके लिख सकते थे, है ना। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आप इसमें लिख सकते थे, पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड एटसेट्रा, वो सब चीज़ें। इलेबोरेट विद द कंटेम्प्रेरी एग्जांपल, काउंटर मेजर्स, ये तो आदमी है ना अपने हिसाब से लिख ही देगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत कन्वेंशन है भाई, बहुत कन्वेंशनल ये चीज़ है, क्योंकि LWE पे वो पूछेगा ही पूछेगा, पूछता ही है कि भाई मार्च तक जो है हम चाहते हैं कि 2026 मार्च तक जो है हम LWE वो एलिमिनेट करें। तो बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE, सबसे पहले ये बताना है, मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। तो भाई इसमें वो सारे मेजर्स बताने हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कीम फॉर दीज एरियाज एटसेट्रा। हाँ, फिर आप इसमें कुछ है ना, मैंने जैसे इसमें एक अप्रोच डाली कि भाई ये हमारा कैरेट मेज़र है, ये हमारा स्टिक है ना, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो भाई बेनेवलेंट मेजर्स ये है और हार्ड पावर का यूज़ हम यहाँ यहाँ कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे अतुल कोहली सजेस्ट करते हैं कि भाई नहीं नहीं, हार्ड सिर्फ हार्ड पावर यूज़ मत करो, है ना, दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है, बेनेवलेंस भी क्रिएट करना है। तो वही समाधान मिशन एटसेट्रा इसमें है ना, वही सब माल करके आप इसमें लिख सकते हैं। फिर देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, अब मुझे यही नहीं पता कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या था, है ना, किसकी फिजिकल इंडेक्स, फिर बाद में पता चला कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग, फिर आदमी कुछ भी लिख दे इसमें, लिख देगा कि एक्सप्लेन हाउ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कैन बी अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। तो मेनली ये FRBM लिमिट वगैरह, फिजिकल डेफिसिट स्टेट का कम करना, उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना, सब्सिडी को रैशनलाइज करना, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हाँ डिस्कॉम रिलेटेड रिफॉर्म एट्सेट्रा, लगभग लगभग वो उन लाइन्स पे ये लिखा जा सकता था। डिस्कस हाउ नेशनल, ये क्या है, रैशनल ऑफ PLI स्कीम, वही सिंपल, ये तो एकदम है ना डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या इसमें आगे बताएं। एग्जामिन द फैक्टर्स, ये क्या है इसने किया हुआ है, गुणा भाग, भाई कौन है ये। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, कोई भी लिखेगा इसे, मीर शाह कमेटी। इनफैक्ट मीर शाह कमेटी ना मैंने GS1 में भी लिखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ मैंने ये लिखा, ये गंगा गंगा गुंगा में ही लिख दिया मैंने कहीं, है ना। लेकिन पता नहीं ये दिमाग में क्या हो जाता है उस टाइम पे भाई, एग्जामिनेशन उसके स्ट्रेस में गंगा आई थिंक ये लास्ट में कहीं थी ना, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम मेरे पास टाइम थोड़ा कम कम बचा हुआ था, हाँ ये लास्ट लास्ट में, तो मैं ये देख पा रहा था कि हाँ टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है।
उसकी जगह मिहिर शाह की जगह उसका मेरा राजीव अहीर कमेटी हो गया। बाद में सोचूं, मैंने कहा ओहो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन खैर ऐसी चीज़ें होती रहती है भाई मेंस में, ये बहुत नॉर्मल है अगर किसी के साथ हो रहा है। कुछ एक ऊट पटांग आप इसमें लिख भी सकते हैं। फिर देखो, फिर वही बात, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, है ना, 2.5% टू जीडीपी, फलाना ढिमकाना, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते थे। इलेबोरेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो वही PMFME वगैरह हो गया, है ना। हाँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और बस एग्रीकल्चर पे ही फोकस नहीं करना है, एनिमल हस्बेंड्री पे भी इसमें फोकस आना है। इसमें आपके जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग की ये बात हो रही है, समझ रहे हो, PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। फिर देखो नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी हमने पढ़ा, बोलो मना करो कि आपने ये साइंस एंड टेक उसमें नहीं पढ़ा हुआ है। इसमें पढ़े हुए हैं नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़, हमने नैनो यूरिया का इसमें यूज़ किया हुआ है, हमने नैनो बायो सेंसर्स का इसमें बताया हुआ है कि नैनो बायो सेंसर्स का यहाँ यहाँ जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। नैनो DAP वगैरह, यूरिया वगैरह, नैनो फर्टिलाइज़र वगैरह, वो सब चीज़ें तो खैर एक अलग बात है। फिर हमने, है ना, जैनोबोट के बारे में पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा है ना, ये फार्मर की बात कर रहा है, तो थोड़ा एलाइड सेक्टर में आप लिख सकते हैं जैनो बोट का यूज़ जो है आप अपने पशु को उसमें ट्रीट करने वगैरह के लिए कर सकते हैं। आई थिंक कुछ एक चीज़ें मैंने इसमें और कुछ ऐड किए, हाँ, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने ये भी पढ़ा था कि भाई नैनो मटेरियल को स्प्रे करके हम लोगों की जो जो फूड है, फूड प्रोडक्ट, उसकी हम रिटर्न, वो जो, हाँ सॉरी, क्या कहते हैं, शेल्फ लाइफ है, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगली बात कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है फोर्टिफिकेशन, एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन वो भी कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट उसमें डालो, है ना, नैनो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सिंपल सा वो चीज़ था, है ना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, सिंपल सा, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आया हुआ है, सीधा वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। मिनरल रिसोर्सेज, अभी मुझे भाई पानी पीने का भी मन कर रहा है। मिनरल रिसोर्सेज फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी, सिंपल वही, है ना। वाई आर माइनिंग कंसिडर एनवायरमेंटल हैजार्ड, कौन नहीं लिखेगा इसे, है ना? क्या क्या हजार्ड है उससे, है ना, किसी को भी कोई भी ये लिख सकता है, रेमेडियल मेजर्स एक्सेट्रा। ये डिपेंड करता है कि आप जो है इसे इसे कैसे थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं। जनरल पॉइंट्स इसमें कम लिखो, स्पेसिफिक आप इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखो। MMDR रिफॉर्म की इसमें आप थोड़ी बात करो, है ना। आप इसमें थोड़ा केस लॉज वगैरह लिख दो, MC मेहता केस ही लिख दो कि राइट टू एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, फलाना ढिमकाना, कहीं किसी तरीके से जुगाड़ करके लिख दो, है ना। आप इसमें इको सेंट्रिसिज्म का लिख दो, इसमें गांधीन अप्रोच भी डाल दो कुछ एक, हाँ, गांधीन अप्रोच ऑफ पीपल प्लानट एंड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, समझ लो। मतलब कुछ एक चीज़ें ऐसी इसमें डाली जाए कि वो सिंपल ना लगे एग्जामिनर को, है ना। वो कि राइट रिव्यू ऑफ इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट, वो है ना डायरेक्ट। अब ये थोड़ा इधर भाई ट्रिकी था। 2015 की क्लाइमेट कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर मुझे नहीं याद था ऑनेस्टली, तो मैंने इसका भाई वही जुगाड़ किया कि भाई नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज को उस टाइम पे हमने अडॉप्ट किया, जिसके साथ 8 सबमिशन थे, एक दो का उसमें एग्जाम्पल मैंने लिया, ये 8 सबमिशंस थे। फिर चली अपनी पूरी फिलासफी कि आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस डील को इंडिया जो है सपोर्ट करता है, तब से लेके हम जुगाड़ कर रहे हैं, है ना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें हमारे प्रिंसिपल थे। फिर ये COP26 वाला तो हमें पता ही था कि जो पंचामृत टारगेट है वो सीधा इसमें लिख दिया जाए, फिर एक वेव अहेड लिख दिया जाए, क्योंकि 3, है ना, 15 का ये था, तो वेव अहेड लिखना लाजमी है कि भाई आगे थोड़ा ऐसा करो। फिर वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेजर चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी का क्या है, पीस प्रोसेस, ये चीज़ थी भाई। आदमी ने क्या लिख दिया होगा इसमें, मान लो कोई आसाम अकॉर्ड लिख के आ गया कोई और, ये पास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 साल में क्या क्या काम हुए हैं वो पूछा हुआ है। एक्चुअल में 2024 में क्या हुआ कि आसाम के CM, इंडिया के जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने मिल करके जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है और जो उल्फा है उनके लोगों के साथ वहाँ पे, है ना, बातचीत की। और जो आजकल RN रवि है ना, एक तमिलनाडु से बंदा था, मैंने उनके साथ भी बात वहाँ पे की। अगर कोई तमिलनाडु के यहाँ रहने वाले हैं तो RN रवि को आप जानते होंगे, ये वहाँ के गवर्नर हैं। तो RN रवि वहाँ के गवर्नर होने से पहले नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं और हमारे इंटरलोक्यूटर रहे हैं वहाँ पे नागा पीस प्रोसेस में, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा ऐड करके फिर आप उसमें वो पुरानी भागवत डाल सकते थे कि हाँ ये भी किया हुआ है यार पहले, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो वो बेस बारवा कमेटी एटसेट्रा, जाजा कमेटी, जो जो आपको याद आए, है ना, आइशर वो सॉरी जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, जो जो कमेटी इसमें याद आ रही वो सब इसमें लिख सकते थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल, पहले बताना है कि सी ट्रेड के लिए वाइटल क्यों है भाई। 82% से ज़्यादा हमारा जो ट्रेड है वो सी से ही होता है। जो मेजर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंडियन ओशन में ही है
है ना। बाकी सब चीज़ें भी भाई जो पायरेसी का जो डर है वो सब चीज़ें जो है उतना सारी चीज़ें लगी रहती है। तो सी ट्रेड और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हम मोस्टली 80% ऑफ ऑयल जो है अपना इम्पोर्ट करते हैं, तो वो सब माल इसमें लिखा जा सकता था कि डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। तो चैलेंजेस बताने हैं कि क्यों ये चैलेंज है ना। इतनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है, इंटीग्रेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है, मैरीटाइम पायरेसी इतना ज़्यादा है, वो फलाना ढुंगाना। वे फॉरवर्ड वही इनक्वाइज वगैरह को है ना स्ट्रेंथन करो, IFC IOR उनका रेफरेंस, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जैसे आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ना, और वो क्या कहते हैं वो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एग्रॉस एग्रॉस वगैरह आई थिंक हमने इसमें पढ़े हुए हैं ये। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें डाली जा सकती थी भाई। कुछ अनकन्वेंशनल लगा, कुछ ऊपर अनकन्वेंशनल इसमें लगा, नो। तो वो जो चीज़ें डर आपको क्रिएट, अब देखो GS4 में सोशल मीडिया है ना, इसके क्या वो इफेक्ट है, एथिकल इशू क्या है ना। हाँ, और वे फॉरवर्ड बताओ कि एथिकल डिलेमास पूछे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा। फिर ये देखो वॉर, एथिक्स ऑफ वॉर। मैंने आपको इतनी बार देखो टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैंने एथिक्स फॉर यू करके एक चैनल बनाया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक अलग से एक छोटा सा चैनल है, 127 सब्सक्राइबर है उसमें सिर्फ। वो मैंने आपको बताया था कि वॉर को जस्टिफाई करने वाले एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना, वो आपको पूछे जा सकते हैं, वो वही यहाँ पे पूछे भी है ना। क्यों, ये आप सभी जानते हैं है ना। कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एथिकल डायलेमा रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी अराउंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस एंड डेवलपमेंट। सेम पे इन्होंने आगे देखो, सेम सेम चीज़ पे इन्होंने आगे हाँ केस स्टडी पूछ ली, रोटी कपड़ा मकान, ये केस स्टडी सेम चीज़ पे है, सेम चीज़ पे एथिक्स का और क्या ही डिस्कस करें है ना। फिर देखो ये दोज हु कंट्रोल्ड बाय ये वो चीज़ है मीम मटेरियल थिरुवल्लुवार का, कि जो ट्रबल को ट्रबल हो जाते हैं वो है ना ट्रबल, ये ट्रबल जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, एक्चुअल में ये स्थित प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा, भगवत गीता चैप्टर 12 स्थित प्रज्ञा, वो सब चीज़ें इसमें डाली जा सकती है हाँ, मतलब उस लाइन पे। अब इसका क्या ही इतना डेप्थ में डिस्कशन करें, क्योंकि एथिक्स ऐसा है भाई, लोग अपने अपने हिसाब से सारे लिखते हैं है ना, कि भाई अल्टरिंग द एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर। ये स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट लॉज, भाई नहीं। आपको सिर्फ ये नहीं बताना था, ये भी बताना है कि नहीं, लॉ और मोरालिटी जो है दोनों ज़रूरी है। पहले बताना है कि भाई नॉट लॉज बट मोरालिटी, बट नहीं लॉज भी ज़रूरी है। क्यों क्यों, रूल ऑफ लॉ के लिए, डिस्क्रिशन को ख़त्म करने के लिए है ना, जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे सोसाइटी को बचाने के लिए, मत्स्य न्याय से बचाने के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें डाले जा सकते थे। मेजर टीचिंग ऑफ महावीर भाई लिखे हुए हैं सभी ने है ना। आज के रेफरेंस में भाई वॉर वूर हो रही है, इतनी चोरी चिकारी हो रही है ना, असत्य इतना जा रहा है, फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए सत्य का सिद्धांत, सब चीज़ें। वन हु इज़ डिवोटेड टू ड्यूटी, ये ड्यूटी एथिक्स की बात कर रहा है, कांट का ड्यूटी एथिक्स हो गया, भगवत गीता का कर्म सिद्धांत हो गया है ना। वो सब चीज़ें इसमें हो डाल सकते हैं। अचीविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, पहले बताना है होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है भाई। सिविल सर्वेंट एनेबलर, अब ये बताना है कि सिविल सर्वेंट क्या सिर्फ एनेबलर होना चाहिए या फिर रेगुलेटर भी, यहाँ लिखा है रेदर देन रेगुलेटर, नहीं आपको बताना है नहीं, एज ए रेगुलेटर रहना भी ज़रूरी है, ताकि कॉर्पोरेट फ्रॉड ना हो, मार्केट में कम्पिटिटिवनेस बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे, ये सब सिविल सर्वेंट का काम है। एथिकल वर्क कल्चर है ना, ये सब चीज़ें कि क्या क्या आप करेंगे, ये सब चीज़ें। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत, ये 1 मिनट इसे मैं पढ़ लूँ इसका मैंने आंसर लिखा क्या, क्योंकि मैंने लास्ट में 3 मिनट में लिखा है। लिखा भी ऐसे, ऐसी बात नहीं है, लिखे 12 पॉइंट है, बट मुझे नहीं पता मैंने किस चीज़ पे लिखा है। अब मैं इसे पढ़ लूँ क्या क्वेश्चन था कि इंडिया इज एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड, एज इट हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड द स्टेटस ऑफ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ये फालतू में दे रखा है, सम सेक्टर्स एलोकेटेड फंड रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये बात तो सही है ना। जैसे आपके वो या पोषण अभियान वगैरह हो गया, अंडर यूटिलाइज है। व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स वुड यू रिकमेंड, अकाउंटेबिलिटी इन दिस रिगार्ड, हाँ ठीक है लिखा है मैंने, टू स्टॉप लीकेजेस। जब मैंने सीधा ही लिख दिया, क्योंकि मैं इंट्रो नहीं दे पाया भाई, 2.5 मिनट बचे हुए थे, तो मैं इंट्रो नहीं दे पाया, मैंने सीधा लिख दिया कि भाई मेजर्स टू स्टॉप लीकेजेस है ना। और बस इतना ही लिखा, मेजर्स टू स्टॉप लीकेजेस। फिर वहाँ लगा अपना सेकंड ARC ने ये कहा, ये इस कमेटी ने कहा, ये उस कमेटी ने, नोलन कमेटी, फलाना ढिमकाना, जितना जितना मुझे आता था एंटी करप्शन मेजर्स है ना, वो उस तरीके से लिखा जा सकता था। मतलब जहाँ जहाँ जो जो बदतमीजी की जा सकती थी इस क्वेश्चन में वो की गई है। ऐसा नहीं है, लिखे भी पॉइंट 12 है फुल, मतलब जो 2 पेजेस किए जा सकते हैं। एक बात और,
एक बात और, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ, आपके कोचिंग अगर आपको A4 साइज़ में, मतलब ये वाले पेपर में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये वाले पेपर में, तो वो गलत करवा रहे हैं। यूपीएससी का पेपर ये होता है, यूपीएससी का पेपर साइज़ भाई ये होता है, वो लगभग लगभग स्क्वायर होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है स्क्वायर से, उसका पेपर साइज़ ये होता है, ये उसका मार्जिन होता है, नीचे कुछ नहीं होता है, नीचे कोई मार्जिन नहीं होता है, ये उसका मार्जिन होता है। आपको इतना ज़्यादा में लिखना पड़ता है, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा में लिखना पड़ता है। और ट्रस्ट में, देखने में वो छोटा लगता है, लेकिन भाई उसके एक पेज में मैंने देखा है उसमें ज़्यादा पॉइंट आते हैं, क्योंकि जो मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ वो टाइमली ख़त्म भी हो जाता है। ये वाले जो अपना अपना A4 साइज़ का ये जो कॉपियाँ आती हैं नॉर्मली मार्केट में, टाइमली ख़त्म भी हो जाता है। एक लाइन में इसमें आते हैं 4 कर वर्ड, 4 या 5 वर्ड, मतलब अच्छे से अगर एडजस्ट करें तो 5 कर वर्ड खुले खुले, मतलब ठीक से लिखे अगर, तो 5 कर वर्ड आ जाते हैं इसमें। यूपीएससी के इसमें 7-8 वर्ड आते हैं भाई, तो इसको वैसे प्रैक्टिस करो, इसीलिए कई बार ख़त्म नहीं होते हैं वो। तो मैप वैप बनाना वो सब चीज़ें देखो, जैसे इसमें जीएस है ना, कई लोगों ने, एक मैं अभी आपको केस स्टडी बताता हूँ, जिससे भी पूछो उनको लग रहा है कि ये केस स्टडी में एक ही चीज़ रिपीट पूछी हुई थी। जैसे ऊपर बताया हुआ कि एमजी नरेगा में करप्शन हुआ है, क्वेश्चन क्या है, आपका रिएक्शन क्या होगा भाई, शॉकिंग रिएक्शन, एंड द अबव एंड हाउ यू शुड रिस्टोर द फंक्शनिंग ऑफ एमजी नरेगा प्रोग्राम। बोला है कि आपके एमजी नरेगा में आपके डिस्ट्रिक्ट में करप्शन हुआ है, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि आपका रिएक्शन क्या होगा और एमजी नरेगा प्रोग्राम को आप रिस्टोर कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट एक्शंस विल यू इनिशिएट टू रिजॉल्व द इशू। समझ रहे हो, व्हाट एक्शंस, वही चीज़ जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ, हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन अबव। ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज़ थी, ये आपको आप डिपेंड करता है कि आप इसे ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। डीलिंग विद सिचुएशन का मतलब आपका क्या होता है। पहली बात, डीलिंग विद इमीडिएट करप्शन नहीं, द करप्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, आप उससे कैसे डील करेंगे। नंबर 2, डीलिंग विद फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, आप उसे कैसे डील करेंगे। नंबर 3, डीलिंग विद पॉसिबल पॉलिटिकल प्रेशर इन सच केस, आप उसे कैसे डील करेंगे। समझ रहे हो, तो ये नहीं था कि आप एमजी नरेगा को री इंस्टेट कैसे करेंगे ना, तो वो ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए इसीलिए आप जो है, कई बार हो सकता है कि स्टकअप हो जाए, कईयों के कंप्लीट ही नहीं होते हैं ये पेपर्स, कईयों के एथिक्स कंप्लीट ही नहीं होता है, क्योंकि वो सोची सोची लगे रहता है कि यार इसका एथिकल डिलेमा। प्रॉब्लम ये होती है लोगों में, है ना, मैंने कईयों का ये देख लिया कि वो बस एथिकल डिलेमा में एथिक्स के वो लिखने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंपैरिजन ना, लॉ भी डालो, जीएस का भी डालो, इकोनॉमिक डायलेमा डालो, है ना, जितना भी जीएस आप एथिक्स में डाल सकते हैं, जितना डेटा डूटा डाल सकते हैं सब डालो। एथिक्स इज नो मोर एथिक्स, क्योंकि वो जीएस के ओरिएंटेड है। ऑप्शनल का डालना है डालो, कोई स्कॉलर डालना है डालो, खुद क्रिएट करना है करो। भाई मैंने GS2 में पता नहीं किस चीज़ में वो किया, GS2 या GS1 में कहीं मैंने खुद अपना एक मॉडल इन्वेंट कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा था एक्चुअल में, अफ्रीकन कोई कंट्री थी। हाँ, मैंने कहा दिस डैश डैश मॉडल और डैश डैश कंट्री, वो उस टाइम ऐसे ही बन गया, क्योंकि हाँ, मैंने ऊपर हेडिंग तो दे दी थी कि लर्निंग फ्रॉम बेस्ट केसेस। मैंने कहा बेस्ट केसेस क्या लिखें, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा था जो है ना, जो बेस्ट केस वहाँ था। तो आई क्रिएटेड वन, आई रिमेंबर्ड अदर, आई क्रिएटेड, तो दो जो है वो खुद ही क्रिएट कर दिए, और जाए जाकर के एग्जामिनर ढूंढे कि कहाँ पे ये हुआ है ना। कई बार मतलब ऐसे ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा वगैरह इसमें लिख भी दिया है। ट्रस्ट मी, मेंस में कई चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो ये मैटर करती है, आप जो है कंप्लीट कर पा रहे हैं, दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है भाई। प्रेज है ना, वो कंप्लीट भले ही हो गया, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन रिडिकुलस, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ आई थिंक मैं अभी भी आर नहीं लिख पा रहा हूँ, हाँ अब लिख दिया भाई, वहाँ मैं आर नहीं लिख पा रहा था अंदर, इतना हाथ जो है एकदम जाम हो गया। वो तो ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, तो उसी ने बोला कि ये डिस्प्रिन या एस्प्रिन, हाँ डिस्प्रिन, बोला कि डिस्प्रिन खाओ, इससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो डिस्प्रिन खाई तब जाके GS4 जो है ना, वो कर पाया मैं। GS3 के बाद इतना दर्द पेन इसमें उंगली में होना शुरू हो गया था, राइट। और वो मतलब हर बार का रहता है, ऐसी बात नहीं है, हालांकि अब आदत भी हो गई है। तो ऐसा है कि खिंच खिंच के हाथ ले जाना पड़ रहा था तब जाकर के आदमी आर लिख दे ऐसे, अदरवाइज आर मेरा ऐसा बन रहा। मैंने कहा ये समझ आएगा क्या इसे आर का, आर और एफ वगैरह इस तरीके की, मतलब जिसमें ये मोड की वो ज़रूरत थी, लिखे ही नहीं जा रहे लास्ट लास्ट में, तो खींच के हाथ ले जाना पड़ रहा होता था।
है ना। तो वो भाई ये रियल प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कईयों के GS1 छूट गया, GS1 छूट गया। हाँ, क्योंकि वो था भाई लेंदी, इस मामले में था ये लेंदी, ऐसी बात नहीं है, लेंदी ज़रूर था, बट ऐसा नहीं था कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। सो माई टेक फॉर दोज जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबी ये वीडियो हो गई, आई थिंक 1 घंटा होने को आया है। जो सॉरी जो 2026 का तैयारी कर रहे हैं, पहला तो अपना पेज, ये पेपर, ये थोड़ा करेक्ट करो, है ना, अगर आप इसमें कर रहे हैं। दूसरी बात भाई, मार्केट में जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है, मैं आपको एक बात पहले बताता हूँ कि डू नॉट ज्वाइन अननेसेसरली कोई सी भी टेस्ट सीरीज़, क्योंकि वो ना आपको टेस्ट सीरीज़ पहले वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लाइव इवेलुएशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। भाई कुछ नहीं होता है, आपको बस इवेलुएटर वो दे देंगे, वो इवेलुएटर जो बस मुश्किल से उन्होंने खुद भी एक मेंस लिखा हो, अगर कभी लिखा हो, क्योंकि पीक टाइम में तो भाई प्रीलिम्स वाले भी वहाँ पे इवेलुएट करने बैठ रहे होते हैं, जब एक्सेप्ट फॉर वन, एक की मैं जो है गारंटी ले सकता हूँ, हालांकि उसकी भी क्या गारंटी लूँ, खैर छोड़ो। तो देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट जिनकी अच्छी वो है इवेलुएशन, जिनको मैं अंदर से जानता हूँ उनके सिस्टम को, लेकिन मैं उसका किसी का भी यहाँ पे नाम वगैरह नहीं लेना चाहता हूँ। बजाय इसके कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहीं कोर्स में पढ़ो, अच्छी बात यह है कि, है ना, चैट जीपीटी का अच्छा यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अपनी चैट जीपीटी, ये मैंने सुबह ही, है ना, GS3 के लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा, भाई मेरे को ये बता कि क्या क्या चीज़ें जो है, कुछ एक स्कीमें मुझे बता। तो इसने मेन मेन पॉइंट इधर दे दिए। भाई इतना भी लिख दोगे, इतना भी फैक्ट फूक्ट लिख दोगे, तो वो आपके बन जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, है ना, ये इस तरीके से चीज़ें आपसे इनसे पूछो, भाई इनका क्या क्या रोल रहा, इस डायनेस्टी का क्या क्या रोल रहा। चैट जीपीटी का आप अगर अच्छा यूज़ कर सकते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसको बोल दिया था कि 50 ऐसे कॉन्सेप्ट बता जो आ सकते हैं, आया इनमें से एक भी नहीं। आया इनमें से एक भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें पूछनी होती है भाई। लेकिन इसने जो चीज़ें यहाँ बताई हैं, वो जो आपने रिवाइज कर रखी है यहाँ से, कहीं कहीं बीच में आप उसे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम यूज़लेस है। तो चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो तो करिए, है ना। उनसे पूछिए कि इस चीज़ में मान लो अगर स्पीकर के इश्यूज आप पढ़ रहे हैं, तो बोलो कि स्पीकर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो हो सकता है आपको बताए, है ना। अगर गनीमत होगी तो वो आपको बताएगा, भाई स्पीकर के लिए न्यूजीलैंड की असेंबली में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है ना, कि यूके में स्पीकर का मॉडल ऐसा है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम इसमें करना पड़ेगा। दूसरा कि भाई रेगुलर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, रेगुलर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो भाई मेरे जैसे हाल हो जाएंगे। रेगुलर राइटिंग ऑफ मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे एक बात, अच्छी बात ये होती है कि आपका जो है मेंस की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आई हेट राइटिंग, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मुझे लिखना बहुत बहुत नापसंद है, क्योंकि मुझे अपनी ही राइटिंग, अपनी ही प्रेजेंटेशन देखने में मुझे बुरा लग जाता है फिर, समझ रहे हो। इसलिए मैं खुद नहीं लिखता हूँ, बावजूद इसके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग तो भाई लिखो, और रेगुलरली लिखो, रेगुलरली लिखो। अगर आपने कहीं कोई चीज़ ज्वाइन करनी ही है, तो भाई लाइव 1 to 1, वन ऑन वन कोई नहीं देता है वैसे, ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, वो पहले बोलेगा कि हमारी मेंटरशिप होगी लाइव 1 on 1। भाई हफ्ते में एक आधा वो आपका आंसर देख लेंगे, अगर देखा तो, और वो भी उनके जो मेन मेंटोर है वो नहीं कोई और होता है। और मेंटरशिप बिजनेस इज़ वेरी गुड। कोचिंग में 3-4 घंटे दे करके, 3-4 घंटे दे करके वो 1 लाख के आसपास जो है महीने का बना जा रहे हैं मेंटोर्स। तो मेंटरशिप जो है बहुत ज़्यादा राइज में है। लेकिन, है ना, आपको ध्यान में ये रखना है कि आप बेटर कर सकते हैं कि आप अपने पीयर्स के साथ इसे रिव्यू करें या और चीज़ें। मेन चीज़ ये है कि डिसिप्लिन मैनर में आप जो है राइटिंग करना शुरू करें। डिसिप्लिन्ड मैनर में लगातार लिखना ज़रूरी है। मतलब इन क्वेश्चंस के लिए देखिए, जानना उतना ज़रूरी नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए। कुछ एक देखो, कुछ एक ऐसे ज़रूर पूछता है, वो हर बार पूछता है, जिनके आपको सेंस नहीं होगी। हो सकता है किसी को यूएसए का आइडिया नहीं होगा, है ना। वो हर बार पूछता है, कुछ ना कुछ ऐसे पूछेगा। उसने फ्रांस का प्रेसिडेंट का भी पूछ लिया था एक बार। वो हर बार है, ये नई बात नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ पे लिखना इम्पोर्टेंट है, कैसे लिखना है और किस तरीके से उसे उसे उतारना है, प्रेजेंटेशन को कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे अट्रैक्टिव बनाना है और उसे कैसे सिंपल बनाना है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं देनी है। उसके लिए आपको उसके लिए आपको इवेलुएटर के कमेंट पढ़ने नहीं आएंगे भाई। आप अगर पेज में वो साइड में इवेलुएटर आपको कमेंट लिखे जा रहा है, आपका मन भी नहीं करेगा उस कमेंट को पढ़ने का, और वो फालतू के कमेंट होते हैं।
है ना। आपने अगर छोटे सेंटेंस लिखे हैं वो लिखेगा कि एक्सप्लेन करो इसे। आपने अगर बड़ी एक्सप्लेनेशन लिख दी 3 सेंटेंस की, इवेलुएटर उसमें कमेंट डालेगा कि ना छोटा करो इसे। आदमी क्या करे, मर जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सब चीज़ें चल रही है और ये सब चीज़ें आपको डिलेमा में रखेगी ही। अगर करना है तो कुछ एक ऐसा करो कि भाई आप जो है पीयर रिव्यू करें, है ना, मिल करके लाइव बताओ कि नहीं इसमें आपका ये प्रॉब्लम है, इसमें आपका ये प्रॉब्लम है, इसमें आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। मेन काम कुछ एक ऐसा डेटा सेट रखो जिसे आप लगातार याद करो और उसमें कोट कर पाओ, कहीं भी किसी भी तरीके का आंसर हो को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसे यूज़ कर सको। और थोड़ा डेप्थ में एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें देखा करो। वो आपको थोड़ा ज़्यादा, हाँ, वो जो है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको कवर हो। हाँ, तो वो चीज़ जो है आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं इन चीज़ों पे। अब मेंस के लिए मैं पर्सनली, है ना, हाँ, वो यहाँ पे स्पेशली एट सिविल स्पॉट आपको मेंस के लिए कोई, है ना, वो नहीं है। बावजूद इसके आप देखेंगे ना GS2 के जो पॉलिटी वाले मैक्सिमम हैं, तो जितने भी मेजरली आपको केसेस कोसेस अगर कोट करने थे, तो इस वाले कोर्स में वो ऑलरेडी भाई लेस देन 30 वीडियोज है वैसे इसमें। एक बार वो अभी भी फ्री है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स के नज़रिए से बनाया गया है, लेकिन मेंस में इसका बहुत सारा माल आप यूज़ कर सकते थे। कंपैरेटिव नेचर की स्टडी भी इसमें हुई है, ऐसी बात नहीं है। सेक्शन 123 वगैरह ये सब चीज़ें इसमें कवर हुआ है ना। तो वो बात है। लेकिन मेंस का ऐसा है भाई कि लगभग 3 महीने की तैयारी होती है, रेगुलर आपको इसमें करना पड़ता है। सो आई नेवर रन एनी सच इनिशिएटिव्स फॉर मेंस, है ना। तो वो थोड़ा वो रहता है ना, इसमें ऑब्लिगेशन अपने रहते हैं, है ना, आपको डेडिकेटेडली इतना करना पड़ेगा। भाई यूपीएससी की आंसर शीट ऐसी भी नहीं होती है जो मैंने यहाँ बनाई, क्योंकि आपको जो, हाँ, जो ये कोचिंगें हैं, है ना, कोचिंगें हैं, ये आपको ऐसी आंसर शीट देते हैं, ऊपर भी इधर ये होगा, नीचे भी हाशिया होगा, मार्जिन होगा, ये साइड में भी नहीं, ऐसी भी नहीं होती है। यूपीएससी की आंसर की शीट ठीक ऐसी होती है। कहाँ बनाई थी मैंने, ठीक ऐसी होती है। बस साइड में एक होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन होगा बस ऊपर, बस बाकी खाली। समझ रहे हो। और मार्जिन के बाहर नहीं लिखना है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो वो बात, आई होप, देखो, अगर आप लास्ट तक अभी सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो हाँ, आई थिंक बहुत ही कम इसे सुनेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है डेड पड़ा हुआ है। प्रीलिम्स के बाद से कोई वो इसमें एक्टिविटी नहीं हुई है, तो और नहीं कर पाया हूँ मैं, इस वजह से ये डेड पड़ा हुआ है। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं, अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो दे डू नॉट प्रमोट योर वीडियोज़ एट्सेट्रा। तो बहुत कम ही जो टेलीग्राम के थ्रू देख रहे होंगे वही इस चीज़ को देख रहे होंगे, है ना, इस वीडियो को। अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच, है ना। यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दीज थिंग्स फॉर प्रीलिम्स स्पेशली, है ना। फॉर मेंस अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ लाना है, कुछ इस टाइप लाना, मतलब भाई ऑनेस्टली बताऊँ, 3 महीने की अगर कोई एंगेजमेंट ऐसे हो रही है, तो दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, है ना, दैट रिक्वायर्स, है ना, सर्टेन थिंग्स। तो वो डेफिनेटली मेंस के लिए भाई अगर कुछ होगा तो नथिंग विल बी फ्री फॉर फ्री, तो वो उसका रहेगा कुछ ना कुछ। तो इफ़ यू फील कि हाँ इसके लिए कुछ, आ, बाकी कुछ नहीं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मेंस में आपको बाकी कुछ हेल्प नहीं करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की भी वो नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगी और रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प करेगी। सो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और काइंड ऑफ, हाँ, लगातार आपको अगर कुछ वो रिव्यूज़ वगैरह का कुछ करना है तो यू कैन, है ना, पिन योर कमेंट्स देयर। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर की जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। मिलते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं, अब आराम, अब रात हो गई है, मुझे भी अब सोना है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।